ठीक है, आवाज आ रही है? तो सुनो यार, अगर तुम सारे लेकर आओगे तभी तो करवा पाओगे। कल क्लास है तुम्हारी? ट्यूसडे सारे कंप्लीट कर लोगे ऐसे ट्यूसडे को? अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम इसको, ठीक है? चलो फिर हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन अब देखो फ्रिक्शन में क्या है, सबसे पहले समझते हैं क्या बात है फ्रिक्शन, ठीक है? सबसे पहले एक चीज सुनो, फ्रिक्शन क्या चीज है? कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है ना? जैसे मान लो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कांटेक्ट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल, या फिर सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। और फ्रिक्शन क्या चीज है? लिखो, सबसे पहले लिखो फ्रिक्शन, इट इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, it is component of contact force along the surface of contact. देखो ये एक ब्लॉक है, एम मास का, इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ पे जूम कर देखूं तो आप देखोगे कि ये जो सरफेस है ना, वो इस पॉइंट पे स्मूथ नहीं होगी, एम मास, और नीचे ना इसमें भी ऐसे पॉइंट, कुछ कॉन्टैक्ट स्पीड ऐसे रही होगी, आए ना? जूम करके देखो, बात समझ में आई? कुछ ऐसी शेप होगी, ऐसे एकदम स्मूथ सरफेस नहीं होगी। तुमने ऐसा देखा है क्या कि दो आइस क्यूब्स को पकड़ के दबाओ, चिपक जाते हैं, है ना? ये कुछ टाइप की, इसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड वेल्डिंग, है ना? ऐसे ही क्या होगा, जैसे इसके ऊपर आप वेट रखोगे तो ये सारे पॉइंट कांटेक्ट्स में नहीं होंगे, पूरी की पूरी सरफेस कांटेक्ट में नहीं, कुछ पॉइंट ही कांटेक्ट्स में होंगे। दैट इज यहाँ पे एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस रहेंगे, या फिर वो बोलते हैं माउंटेन्स एंड वैलीज होंगे, है ना? तो दो जगह जहां पे पॉइंट कांटेक्ट में आएंगे वहां पे सारा का सारा वेट कंसंट्रेटेड होगा, प्रेशर काफी ज्यादा हो जाएगा। तुम्हें पता होगा ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, तो जब प्रेशर काफी जनरेट होता है तो हीट जनरेट होती है। जैसे अगर मान लो कोई आपके पास मेटल का ब्लॉक है, आप हाइड्रोलिक प्रेस में डालो, उसको ऐसे चिपकाने की कोशिश करो तो गर्म हो जाता है ना? ऐसे ही यहाँ पे क्या होगी, हीट जनरेट होगी दबाने के कारण, और यहाँ पे क्या होगा, उसके कारण वेल्डिंग हो जाएगी। अब वेल्डिंग तो तुम समझते हो क्या चीज होती है, अब वेल्डिंग हो गई, है ना? अब जब वेल्डिंग हो गई तो इस वेल्डिंग को तोड़ने के लिए कोई ना कोई फोर्स भी चाहिए। अगर वेल्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो गई होगी तो इसके साथ कांटेक्ट तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगेगा। वेल्डिंग अगर वीक हुई तो क्या होगा, कम फोर्स चाहिएगा। मान लो यहाँ पे जो वेल्डिंग हुई है उसको तोड़ने के लिए 50 न्यूटन फोर्स चाहिए। अभी मेरे को बताओ, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है, इसके ऊपर ये जो वेल्डिंग हो कितना फोर्स लगा रही है? ये जो वेल्डिंग हुई है कितना फोर्स लगा रही है ब्लॉक? जीरो। वेल्डिंग के कारण, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कारण तो क्या होगा, जो नॉर्मल लग रहा होगा और जो एमजी लग रहा होगा, हाँ या ना? बात समझ में आई नहीं? हम बोलो ये वेल्डिंग कितनी स्ट्रांग होगी, वो उतनी स्ट्रांग होगी जितना इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फोर्स होगा, दैट इज जितना ज्यादा नॉर्मल होगा, और नॉर्मल कितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एमजी होगा इस केस, हाँ या ना? वरना नॉर्मल एमजी से ज्यादा भी हो सकता है क्या? कब? जब ये ऊपर एक्सीलरेट करे, हाँ या ना? और नॉर्मल एमजी से कम भी हो सकता है, कब? और नॉर्मल एमजी के बराबर भी हो सकता है, कब? जब एक्सीलरेशन 0, हाँ या ना? तो मैं ये बात कर रहा हूं तुम्हें, अब सुनो,
अगर मान लो इसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन, तो ये मतलब क्या ये चीज आगे चली जाएगी, ये ब्लॉक आगे चला जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? तो इसका मतलब ये वेल्डिंग हुई है ना, तो ये वेल्डिंग इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगाएगी रोकने के लिए? इस डायरेक्शन में लगाएगी। कितना लगाएगी? 10 ही लगाएगी यार, हाँ या ना? कितना लगाएगी? 10 ही लगाएगी। 40 लगा देंगे तब तो ये चीज इधर एक्सेलरेट हो जाएगी। ऐसे थोड़ी होता है किसी चीज पे धक्का मारे और चीज इधर आ जाती है, कैसे हो सकता है? हाँ या ना? अगर मान लो मैं यहाँ पे लगाऊं 20 न्यूटन, आप बताओ 20 न्यूटन। अगर मान लो ये तो लग ही रहा है, इधर लगा दिया मैंने 40 न्यूटन, आप बताओ इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन। क्यों? क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये इधर डिस्प्लेस होने की कोशिश करता तो कोल्ड वेल्डिंग की इधर पकड़ के खींचेगी इसको ताकि ये डिस्प्लेस ना हो, इधर ही खींचेगी। कुल मिला के बात ये है कि ये जो कोल्ड वेल्डिंग वाला जो फोर्स है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग है ना? क्या है? अभी तुमने देखा डायरेक्शन भी एडजस्ट हो गई, नेट फोर्स इधर हुआ तो इधर लगने लग गया। अगर मान लो अब तुम इसको कर दो 60 न्यूटन, अब बताओ कोल्ड वेल्डिंग की तरफ फोर्स लगेगी तो यार मैग्नीट्यूड भी है। अगर मान लो तुमने इसको कर दिया 100 न्यूटन, इस डायरेक्शन कितना लगेगा? तो यार फ्रिक्शन कितनी सही चीज है एकदम। कोल्ड वेल्डिंग वाला फोर्स क्या है? ये सेल्फ एडजस्टिंग। क्या है ये? बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में? ये नहीं, ये 60 है mg, ये कोल्ड वेल्डिंग टूटने की लिमिट दी है मैंने पास, है ना? बाद में सिखाऊंगा ये लिमिट आती कैसे, अभी तो ऐसे ही रफ आइडिया दे दिया। अब मान लो तुमने ये फोर्स हटा ही दिया और ये फोर्स है तुम्हारा 49 न्यूटन। अब बताओ कोल्ड वेल्डिंग कितना फोर्स लगा रही है? 49 लगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब मान लो ये लगा दिया 50 न्यूटन, कोल्ड वेल्डिंग कितना लगा रही है? 50 लगा। अब मैंने लगा दिया इस पे 51 न्यूटन, कोल्ड वेल्डिंग टूट गई। अब आगे का नहीं पता कि क्या फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, पर ये पता कि कोल्ड वेल्डिंग टूट गई है ना? जब तक कोल्ड वेल्डिंग नहीं टूटती, कोल्ड वेल्डिंग तब तक नहीं टूटेगी जब तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ना हो, है ना? जैसे इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, इसका मतलब कोल्ड वेल्डिंग क्या हो गई है? टूट गई। तो जब तक कोल्ड वेल्डिंग नहीं टूटती उस टाइम तक कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग जो कहलाता है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाता है? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आता है? कब लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन? जब दो सरफेसेस रिलेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो? रेस्ट में हो, आया ना? उस टाइम जो फ्रिक्शन उस पे एक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? पक्का? सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, एक बार ये चलने लग जाए, जैसे मान लो ये ब्लॉक इधर चलने लग गया तो इधर माउंटेन्स एंड वैलीज तो भी है ना? तो इसका मोशन देखो, ये माउंटेन्स एंड वैलीज इधर भी अपने पास है। तो अगर मैं इस हाथ को यूं खींच के लेके जाऊं, आगे लेके जा रहा हूं, है ना? तो ये इसके ऊपर किधर फोर्स लगा रहा है? नीचे वाला हाथ ऊपर वाले पे किधर लगा रहा है? पीछे की तरफ। तो ये एक दूसरे के मोशन को इनहिबिट कर रहे हैं। अगर एकदम प्लेन होते तब तो कोई इनहिबिशन नहीं होता, है ना? लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखोगे तो कोई भी दो सरफेसेस के बीच में ऐसे माउंटेन्स एंड वैलीज होंगे और वो एक दूसरे के मोशन को क्या करेंगे? ऐसे इनहिबिट करेंगी। और अगर ये इनहिबिट करेंगी तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। आगे कितना इनहिबिट करेंगे? जितने ज्यादा इनके बीच में रेंजेस होंगे, माउंटेन एंड वैलीज जितने डीप होंगे एक दूसरे के अंदर, आया ना? तो इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? कांटेक्ट टूट गया और फिर क्या करते हैं? ऐसे चलेगी, आया ना? तो देखो मजे की बात है, ये जब इधर जाएगा, ये हाथ इधर जाएगा तो ये हाथ इस पे की तरफ फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, और ये आगे जाएगा तो ये इसको पकड़ के आगे खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको एक इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है आगे की तरफ, आया ना?
तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के मोशन को रोक रहे। देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक दूसरे के मोशन को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके कारण होता है? एलिवेशन और डिप्रेशन एक दूसरे के मोशन को इनहिबिट करते हैं, इसके कारण। अब ऐसे फील गुड फैक्टर के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होती है या काइनेटिक फ्रिक्शन है? ठीक है, देखते हैं अभी। एक बार बताओ, अगर मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊं, अब मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा है इससे? 0 लग रहा है, एकदम सिंपल बात है। हाँ, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग है। जरूरत होगी तो लगेगा, जरूरत नहीं है तो नहीं लगेगा। क्या ये यहाँ तक लॉजिक पक्का? ठीक है, लिखो, सबसे पहले लिखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक तो लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लिखो। देखो, it is the force of friction, it is the force of friction that acts between, it is the force of friction that acts between two surfaces, between two surfaces which are relatively at rest, which are relatively at rest, which are relatively at rest. This force arises, this force, sorry, हाँ ठीक है, this force arises, arise कैसे हो सकता है, क्या इंग्लिश बोल दो, arise, this force arises due to interlocking ब्रैकेट में कोल्ड वेल्डिंग at the contact point, at the contact points caused due to extreme pressure, caused due to extreme pressure at the point of contacts, caused due to extreme pressure at the point of contacts. अब देखो, arise due to locking या interlocking ब्रैकेट में कोल्ड वेल्डिंग, arise due to क्या बोला मैंने, लॉकिंग या इंटरलॉकिंग ब्रैकेट में कोल्ड वेल्डिंग at the contact points, फिर क्या बोला मैंने, cause due to extreme pressure at contact points. अब मैं एक बार कर, एक चीज तुमने ऑब्जर्व की होगी, एक अलमीरा है, अलमीरा का आपको किसका है ना, अलमीरा को किसका है, आप मम्मी पापा सबने कोशिश करी, नहीं की सकती, एक साथ कोशिश करी, नहीं की सकती, क्या बोलते हो, यार थोड़ा सामान बाहर निकालो इसमें, आया भी बाहर निकालने से क्या फर्क पड़ जाएगा, जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, तो नॉर्मल कम हो जाएगा क्योंकि एमजी कम हो गया, तो जब नॉर्मल कम हो गया, एमजी कम हो गया, तो ये जो पॉइंट कॉन्टैक्ट से इस पे प्रेशर कम हो गया, कोई कॉन्टैक्ट तो उतरी थी, आया ना, तो नॉर्मल कम हो गया, तो नॉर्मल अपॉन ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबके एरिया से डिवाइड कर दो, जो पॉइंट कांटेक्ट में, जो फ्री है ना, जैसे ये वाला एरिया जो पॉइंट कांटेक्ट में से वो एरिया लेता है, वहीं पे तो प्रेशर एक्सर्ट होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, n अपॉन a आ जाएगा, सही बात है। तो इन पॉइंट्स पे ये नॉर्मल जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगी, कोल्ड वेल्डिंग होगी, और उतना ही मुश्किल क्या होगा, उनको तोड़ना होगा। तो अब अगर इसमें समान होगा खूब सारा,
तो ये नॉर्मल काफी ज्यादा होगा, तो इसके अंदर जो इंटरलॉकिंग काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो उनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। तो आप क्या करते हो, थोड़ा सामान बाहर निकाल लो। सामान बाहर निकालने से क्या होगा, नॉर्मल कम हो गया, तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स है प्रेशर कम हो गया, तो इंटरलॉकिंग क्या हो गई है, वीक हो गई, प्लस छोटी फोर्स से भी आप इसको तोड़ दोगे। हाँ यार, ये तो आपने देखा ही है, ठीक है। ऐसा है ना, कोई मान लो खाट पे बैठा है, तुम्हें खिसकानी है, तो मुझे कर यार मेरे को खिसकानी है, भी कांटेक्ट पॉइंट्स उतने ही थे, उतारने की क्या जरूरत थी, पर तुम्हें पता है उतारने की क्या जरूरत है। क्या ये बात सबको समझ में आया, पक्का, ठीक है। तो एक चीज बताना चाहूंगा, तो ये जो इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग बोले तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, भाई जिसके ऊपर टूट जाए वो क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। जैसे 50 न्यूटन बोला मैंने, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि अभी बताओ, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ 5 न्यूटन, बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा, 5 ही लगेगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं लग रही ना। मैं फाइंड करना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ फाइंड करने में, क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं कहता हूँ एफ स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल। ये वेट तो चेंज भी हो सकता है, नॉर्मल माइनस एनर्जी एक्सीलरेशन करवा के, पर सीधा नॉर्मल में बात करेगा, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल बात करोगे, तो मेरे को लग रहा है बात ज्यादा बढ़िया देगी, सही बात है क्या। तो आपने क्या कहा, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, तो एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा दो, तो ये आ जाएगा म्यू एस इनटू, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको, क्या ये बात सबको समझ में आ गई। तो ये क्या बन गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक सिंपल सा क्वेश्चन चेक कर ले, मान लो मेरे पास 5 kg का ब्लॉक है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4। ये बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20। तो इसका मतलब तुम्हें ये पता चल गया एफ स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है, कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप बताओ F इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो क्या ब्लॉक चलेगा, क्यों, कोल्ड वेल्डिंग नहीं टूटेगी इससे। अगर यहाँ पे तुम लगा दो 20 न्यूटन तो चलेगा, जस्ट इसके बाद में टूटेगी। अगर तुम यहाँ पे लगा दो 21 न्यूटन, अब कोल्ड वेल्डिंग टूट जाएगी, चल जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आया। इसलिए तुमने देखा होगा किसी चीज को आप खिसकाने की कोशिश करते हो, आप ताकत लगाते जाते हो, हाँ या फोर्स बढ़ाते जाते हो, एक पॉइंट के बाद में चल पड़ता है ना, उससे पहले नहीं चलता। कब चलेगा, जब तुम कोड वैल्यू तोड़ दोगे चल जाएगा, एकदम सिंपल बात है। बोलो नहीं ये बात, क्या बात समझी, एक मैं समझ गया तुम्हें आपकी बात। अब लिखो, लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन में नेक्स्ट लाइन में लिखो, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड both are self-adjusting. The direction and magnitude both are self-adjusting such that relative motion is opposed. हाँ या ना, ताकि रिलेटिव मोशन होने नहीं देना चाहेगा ये, हाँ या ना, such that relative motion is opposed. ठीक है, फिर लिखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, लिखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट्स, maximum strength of the joints, maximum strength of the joints formed is, maximum strength of the joints formed is directly proportional, is directly proportional to the normal contact force, is directly proportional to the normal contact force
directly proportional to the normal contact force, because higher the normal reaction, higher is the joint strength. Because higher the normal reaction, वैसे होना चाहिए stronger is the joint strength, है ना? ठीक है, इसमें हाँ, higher is the joint strength. फिर लिखो F static maximum value is proportional to N. F static maximum value is proportional to N. फिर लिखो F static maximum value is mu h into N. F static की maximum value is mu h into N. mu h को क्या लिखोगे? mu h की यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस होगा यार, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो पक्की बात है तो यूनिटलेस होना चाहिए, हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ टू सरफेसेस, बस, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? किस पे डिपेंड करता है? फॉर ए गिवन सरफेसेस, दो गिवन सरफेसेस, एक सरफेस ए बी, इनके बीच का कोएफिशिएंट हमेशा सेम ही रहता है ना? नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से म्यू चेंज हो जाता है क्या? नहीं होता। बात समझ में? किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट। बात समझ में? इसको एक चीज और बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब क्या है? लिमिट का क्या मतलब होता है? तुम्हें लिमिट का मतलब लगता है सिर्फ औकात, आया ना? तो इसका मतलब मैथ्स में तुम्हारे चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, औकात और लगातार। ऐसे तो भी होता है यार, आया ना? हम बोलते हैं बी इन योर लिमिट्स, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा सकता है ताकि कोल्ड वेल्डिंग ना टूटे, आया ना? बात समझ में आई नहीं? तो इस स्टैटिक की मैक्सिमम को और क्या बोलते हैं? लिख लो ये बात, स्टैटिक की मैक्सिमम को और क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बताऊंगा कि ये देखो, ये ब्लॉक है, मास है इसका 5 kg, म्यू एस की वैल्यू है 0.2। बताओ स्टैटिक यहाँ पे मैं कितना फोर्स लगा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा ताकि ब्लॉक ना हिले? ज्यादा से ज्यादा 10। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ अब कितना फोर्स लगाऊंगी ये नट टूटे? क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल, नॉर्मल कितना आएगा? 60 आएगा, तो 60 इंटू म्यू एस कर दो ना यार। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कर दूं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब तुम्हें समझ में आ गया? लोग जनरली क्या करते हैं, एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू क्या कर देते हैं, म्यू एफ जी कर देते हैं। इस एग्जांपल से मैं क्या बताना चाहता हूँ, म्यू एफ जी नहीं होता, क्या होता है? हमेशा ऐसे ही करोगे ना, कभी गड़बड़ नहीं करोगे, पक्की बात है? तो ठीक है, लिख लो इसके अंदर फाइंड द स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू
First case, when acceleration is 0. Second case, when acceleration is 2 meter per second square in upward direction. Third case, when acceleration is 2 meter per second square in downward direction. हर केस में स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू निकालो. लिख लिया सबने? समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है एकदम. बेटा दो. Find the friction acting on the block. समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Find the friction acting on the block. Find the friction acting on the block. Also find normal reaction. Also find normal reaction. पता नहीं. अब देखो इधर जा. इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे. कितने कितने होंगे? ये कितना जाएगा? 30 न्यूटन. और ये सॉरी ये कितना जाएगा? 40 न्यूटन. और ये कितना जाएगा? इधर एक नॉर्मल भी लगेगा. नीचे एमजी लग रहा होगा. जरा देख के बताओ नॉर्मल कितना आएगा? 170 आएगा. बिल्कुल सही बात. ये आ गया नॉर्मल. स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? न्यू एच इनटू एम 85 आएगी. है तो कोल्ड वेल्डिंग कब टूटेगी? कितने फुट पे टूटेगी? मैं 85 पे टूट जाएगी. ऐसे ही बोलता है. ठीक है. हाँ कितने पे नहीं टूट के कब तक नहीं टूटेगी? 85 तक नहीं टूटेगी. अरे यार क्या करें ऐसे ही होता है. हाँ है ना. ठीक है बिल्कुल. बस वो वर्ग ही होगी तो बस बात खत्म.
85 है, बिल्कुल सही बात है, आया ना। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या पूछा है तुमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रिक्शन कितना लगा है। अब लोग क्या करते हैं, ये बताते हैं, एक आंसर मान लो ये भी है, ए आंसर है 85, बी आंसर है 30, सी आंसर है 40 और डी आंसर है 0। अगर तो क्वेश्चन पूछने में अंतर है ना, मैंने पूछा कितना फ्रिक्शन ऐड कर रहा है तो तुम बोलोगे 40। अगर मैं पूछूं कि कितना फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है तो क्या बोलोगे, फिर ये नहीं बोलोगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का आंसर कौन सा हो जाएगा इस केस में, 40, क्योंकि मैंने ये पूछा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी है। इससे क्या आइडिया लगता है, मैं तुम्हें क्या लगता है इस एग्जांपल से मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूं, कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यूएस इनटू नॉर्मल होता है, तो पहले नॉर्मल निकालना चाहिए, और क्या नहीं होता है, म्यूएस इनटू एमजी नहीं होता है, बिल्कुल मत करना, और मैं कह रहा हूं फिर भी तुम करोगे, ठीक है, फिर भी तुम करोगे, देख लिया, पक्का, मिटा दो इसको। ये एक इंक्लाइन है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एम मास रखा हुआ है, ठीक है, चलो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री है, मास आपका 5 केजी है, और म्यू एस की वैल्यू आपकी 0.1, ठीक है। मेरे को ये बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4 4 आ रहा है। तुमने क्या किया पहले, इधर क्या फोर्स, एक तो एमजी इधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, फिर तुमने क्या कर दिया, एमजी के दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर आया ना, ये भी एंगल थीटा होगा, ये कितना कंपोनेंट आ जाएगा, ये तो 50 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 37 डिग्री, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी 40 आएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकती है, है ना, ये कितनी आ जाएगी 4 आएगी, तो ये बताइए कि रुकी रहेगी या चलेगी, चल जाएगी, चली जाएगी, आया ना। अब मैं कहता हूं जो स्टैटिक की मैक्सिमम लग रही है ना, मान लो उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है, तब इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, 0 कैसे लग रहा होगा यार, इस पे फ्रिक्शन पिछली तरफ 4 लग रहा होगा, आगे की तरफ 30 लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है 26 न्यूटन लग रहा है, आया ना। और वो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो नेट फोर्स आई गया डिवाइड बाय मास कर दो, तो कितना आ जाएगा 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आया ना। ऐसे मत क्या करो कि इसको 5 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, आगे बात समझ नहीं बस। अरे यार मैं कह रहा हूँ एक्सीलरेशन निकालो तो तुम इससे डिवाइड मत किया करो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 52/10 तो 5.2 आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, आई बात समझ में।
पक्का। और कई बार क्या करता हूँ, मेरे को पता कि मेरे पास 4 ऑप्शन और सब एक दूसरे से दूर दूर है, आया ना, और मेरे पास आगे जैसे 26/3 आया ना, या कोई भी और भी फिगर हो गया डिवाइडेड बाय 3, तो मैं पता क्या करता हूँ, मतलब क्या करता हूँ, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मेरे को पता है नीचे 9 आएगा और उसको क्लोज टू 10 मान लेता हूँ, बस उससे काम चला देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता फिगर दूर दूर है तो फिर सॉल्व करना नहीं, इसके पास टाइम नहीं था। क्या मेरी बात समझा? पक्का। तो कैलकुलेशन किसको देख के करनी है, ऑप्शंस को देख के करनी है। पास में हो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ढंग से करनी है। और अगर ऑप्शन ही दूर दूर है तो क्या करोगे, वैसे अप्रोक्सीमेशन लगा, अप्रोक्सीमेशन पढ़ा है तुमने? हाँ। ये तो इन्होंने लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला था, जब हमने बोला कि फ्रिक्शन कितनी तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालनी है। तो अभी पढ़ाया ही नहीं, तो अभी पढ़ाऊंगा तो बता देना। आपने पिछले में बोला था कि फ्रिक्शन ये इसमें स्टैटिक बोले तो स्टैटिक निकालने, तो ऐसे फ्रिक्शन होगा, तो इसमें बोल ही नहीं पाओगे ना। अब काइनेटिक दूंगा तो काइनेटिक निकाल सकती है, क्योंकि दो सरफेस में रिलेटिव मोशन हो गया, अब स्टैटिक तो लग नहीं रहा, तो अब क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक पढ़ेंगे इसके बाद में। क्या है यहाँ पे बात समझ आ गई? पक्का। ये कोई काम की बात नहीं, ठीक है। अब मैं इन सबको वेरिएबल्स में रखता हूँ। अब मेरी बात समझना, चलो फिर से बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये एक लाइन है, ये थीटा एक ब्लॉक रखा हुआ, ये एंगल छोटा होगा तब इस पे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होगा, या ज्यादा होगा तब फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होगा। मान लो रुका ही हुआ, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा, mg का जो ये कंपोनेंट है ना, ये इंक्रीज होता जाएगा। जैसे अभी ये इतना होगा, जैसे मैं अच्छी तरह बनाता हूँ, ध्यान से एक ही बार बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, एक ही बार बताऊंगा। अभी ये मान लीजिए हुआ, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये होंगे दो कंपोनेंट। अभी इसका ये वाला कंपोनेंट इतना ही होगा और ये वाला कंपोनेंट इतना होगा, आया ना? अगर मैं ये एंगल लार्ज कर देता हूँ, फिर देखो क्या होगा, ठीक है। ये एंगल लार्ज कर दिया मैंने, ऐसे नहीं अलग वेज बनाया, कहीं तो वैसे सोच लो वेज अलग बनाया, वेज अलग नहीं बनाया। इसको और इंक्लाइन कर दिया, आगे बात समझे, तब ये थीटा है, ये m आएगा, ये mg आएगा, इसके परपेंडिकुलर एक में डालो, आया ना, ये परपेंडिकुलर एक में डालो, तो अब ये आएगा। अब देख के बताओ ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा है, आया ना? तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो इसकी अभी टेंडेंसी ज्यादा होगी ना नीचे जाने की, तो अगर ये रुका हुआ तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इतना ही फ्रिक्शन इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा। क्या लॉजिक समझ में आया? है ना? इस केस में इतना ही फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इतनी वैल्यू। इस केस में अगर छोटा सा इधर भी तो फ्रिक्शन इतना ही लगेगा रोकने के लिए, क्या बात समझ में आई? है ना? अब तुम थॉट दोगे ये एंगल 0 का, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0 है ना? और ये वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा ना, और फिर एक इसके पैरेलल है ना, तो ये वैल्यू पहले से क्या भी है और ज्यादा, तो इसको रोक के रखने की फ्रिक्शन और ज्यादा चाहिए, आया ना?
तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, और अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है, और अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है तो तुम्हें पता, अगर ऐसे एंगल बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम तो ऐसा ही जाएगा कि चक्के नीचे आएगा। इस समझ लो उस पॉइंट पे क्या हो गया, कोल्ड वेल्डिंग टूट गई। आया ना, उस टाइम पे क्या हो गया है, कोल्ड वेल्डिंग टूट गई है। चलो सही बात है। एक चीज पूछता हूं, इन सब केसेस में म्यू एस सेम ही रहेगा या अलग अलग होगा? क्यों? दो सरफेसेस है वो तो सेम ही है, वेज और ब्लॉक, वेज एंड ब्लॉक, वेज एंड ब्लॉक, है ना। अब मेरे को ये बात बताओ, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा कौन से केस में? फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और ये थर्ड केस है। इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज्यादा फर्स्ट में। क्यों? इस केस में नॉर्मल सबसे ज्यादा होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है? म्यू एस इनटू नॉर्मल। इस केस में अगर ये कंपोनेंट बढ़ गया तो बेटा ये कंपोनेंट बढ़ गया, तो इस केस में नॉर्मल क्या होगा? कम होगा। और इस केस में नॉर्मल क्या होगा? सबसे कम होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे कम वैल्यू किसकी लग रही होगी? सबसे ज्यादा है ना। तो मैं एक बात बताऊंगा, ध्यान से समझना। जैसे जैसे आप क्या करते जाते हो, एंगल इंक्रीज करते जाते हो, है ना। जो इसको चलाने वाला फोर्स है वो तो बढ़ता जाएगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो रोकने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, जिसकी वो कोल्ड वैल्यू टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, वो एंगल निकालना मेरे को जिसपे ये जस्ट स्लाइड कर दे। तो आपको पता है ये क्या होगा? mg। इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा? mg। और इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा? mg। और नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा? नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा? तो देखो, x स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज म्यू s इनटू mg cos आया। और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए? फ्रिक्शन होना चाहिए किसके बराबर? mg sin थीटा। जस्ट कोल्ड वैल्यू टूटने वाली कब होगी? जब जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है वो किसके बराबर हो जाए? मैक्सिमम वैल्यू क्या आया ना। मान लो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू 40 न्यूटन है, तो जब ये फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाए? 40 के बराबर हो जाए, आया ना। इसके जस्ट बाद में टूटने वाली होगी ये सिचुएशन। क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती? आया ना। एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग क्या हो गया होगा? f किसके बराबर हो गया? f स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो गया, आया ना। तो यहां से बताओ क्या वैल्यू है? यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, ये लिख दो। ऑनलाइन वाले को दिखाई दे रहा है क्या आएगा? mg sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा? म्यू s इनटू mg इनटू cos थीटा। कौन कौन गायब हो जाएगा? mg mg eat each other, आया ना। बात समझ में आई है नहीं आई? तो म्यू s किसके बराबर आ गया? तो तुम्हें पता चल गया म्यू s किसके बराबर आ गया? tan थीटा आ गया। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? तो थीटा किसके बराबर आ गया? tan इनवर्स म्यू s के बराबर आ गया। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। इस एंगल को क्या बोलते हैं? तो एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल है? that angle of inclination at which the block just begins to slide, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। बोलो नहीं ये बात आ गई ना? आनी थी। एक तो सारी बात एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया।
है, लिख लो। तो एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन भी लिख दोगे, क्या लिखोगे? बस लिख दे जरा, मेरे को पता है तुम्हें लिखना। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुम्हें समझ में आया? यस नो कुछ तो बोल दो। आ गया भाई। हाँ लिख लो आराम से। आ गया, सबको छोड़ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब थोड़ी स्पीड बढ़ गई, तुम्हें भी लगता है? अरे स्लो है। अरे यार स्लो कैसे है? बस इसमें लिखा है कि ये कितने दिन में होना चाहिए? 4 लेक्चर, है ना? कितना करा दिया? 2 लेक्चर। अरे यार पता है क्या, मैं तो कह रहा हूँ 10 चैप्टर में से 2 ही करो, पर 2 आने ही चाहिए। वरना आप एक ही सोचो, सब बोर्ड के पेपर देते हैं, सिलेबस सबका कंप्लीट होता है, फिर सिलेक्शन सबका कैसे होता है ना? अब तुम एक चीज देखो, पढ़ते पढ़ते अगर तुम प्रैक्टिस करते रहते हो ना, पहले तो देखो शुरुआत में जब मैंने tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स लिया तो दिमाग खराब गया, ये तो पहली बार देखा है, क्या होता है ना? अब तो तुम ऐसे बताते अब थीटा ये आ गया, तुम्हें बोलते हैं यार थीटा कितना आ जाएगा tan थीटा, यार तुम सीधा बोलते हैं यार हाँ। अब आपको लगता है यार ऐसे ही होता है, ठीक है? तो जिसमें मैं पहले ऐसी चीजों में फंस जाता था ना, उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि दिमाग है ना इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन अब क्या है, अब आप अकस्टम हो गए उस चीज के, तो अब आराम से चलेगी स्पीड, समझने में तो लगे। देखो पहले दिन क्या हालत थी, मैं बोल रहा था बोलो बोलो, तुम बोल ही नहीं रहे थे। अब आराम से फटाफट जवाब दे दो, ना नॉर्मल निकालने में दिक्कत है, ना एमसी का कंपोनेंट करने में दिक्कत है, बस हो गई। और ये सब करने के बाद फिर ऑप्शन लास्ट टेक्निक और सिखा दूंगा, तुक्के मारना, तो बस एकदम अल्टीमेट काम हो जाएगा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस कैसे करना, कि कैसे करोगे आप। मिटा दो यार, इतना क्या लिख रहे हो? इतना तो मैंने नहीं लिखा जितना तुम लिख रहे हो। एंगल ऑफ रिपोज समझ में आ गया? अब एक चीज और होती है जिसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो भी बता देते हैं, ठीक है? क्या समझा रहा हूं तुम्हें? ये एम आर से ये म्यू एस है, ठीक है? नॉर्मल पे लगना होगा, और जस्ट एट द वर्ड ऑफ स्लीपिंग आया ना, अगर मान लो जस्ट एट द वर्ड ऑफ स्लीपिंग है, मालूम है इधर फोर्स लगाना पड़ता है, इस पे फ्रीक्वेंसी देना लगेगा, इधर ऐसे लगेगा एट द वर्ड ऑफ स्लीपिंग, कितना होगा? यूएस इनटू नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, तो कांटेक्ट फोर्स क्या आएगा? बच्चे को दैट फॉर्म किसके साथ मिली हो अभी? तो कल बिल्कुल तो दैट फॉर्म कोई जो लिखते क्या है इसकी आई नो सी करते हैं,
ध्यान से तो पढ़ लिया था ना कि प्रॉपर्टी ग्राफ पे भी नाम नहीं करवा लियो। Who is rhythm giver? What's the full of time for it? Time giver. Who is cross giver? हाँ उधर ही से चले दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे जल्दी जल्दी जा रहा है। अरे यार सिग्नेचर कल विदाउट सिग्नेचर का नहीं होगा। सिग्नेचर पूरे सिग्नेचर पूरे सेंटर यानी क्या इनिशियल लिखा हुआ ना और अपने सिग्नेचर प्लीज। वो तुमने मूवी देखी है क्या? उसमें तो वो मोटरसाइकिल चलाता है, वो कौन सा है, घोस्ट राइडर। उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी आत्मा गिरवी रख देता है। तो ना ध्यान से पढ़ लेते तुम, ठीक है? बाद में पता चले क्या आप लोगों ने अपनी आत्मा गिरवी रख दी। इधर देखो, तो ये नॉर्मल है, ये एस्टेटिक की मैक्सिमम, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? क्या बोलते हो? ऐसे क्या देख रहे हो मेरे को? क्या बोलते हो बेस को? कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल का फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो कांटेक्ट फोर्स का तभी तो कंपोनेंट ही इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट तो नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्स के बीच का जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किस किस के बीच का एंगल? नॉर्मल रिएक्शन और इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किस टाइम पे? जब लिमिटिंग फ्रिक्शन ऐड कर रहा हो ब्लॉक पे। आया? तो बताओ tan थीटा किसके बराबर आएगा? tan थीटा किसके बराबर आएगा? दिस अपॉन दिस। एस्टैटिक मैक्सिमम कितनी आएगी? c2 है, ये है, तो थीटा किसके बराबर आ गया? बिल्कुल। देख लो, लिख लिया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? Force when limiting friction is acting on the block. एक बार फिर से अपने नाम बता देगा बराबर ताकि याद हो जाए। हमेशा से तो तुम जानते हैं। आयुष, ध्रुव, सात्विक, सुब्रत, निशांत, प्रशांत, सौमिल, विजेंद्र, मानव, स्पर्श, रक्षित,
तुमने कल मेरे को डाउट भेजा था ना, मैंने जवाब नहीं दिया ना। आज जाने से पहले पूछ के जा। तुम आज पहली बार आई हो क्या? थर्ड क्लास है तो यही पूछ के चली जाया करो तुम। नहीं ऑनलाइन भी पूछ सकती हो, बस मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दो। मतलब ये क्वेश्चन और कराऊंगा तुम्हें और फिर कल क्या कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में क्या करा देंगे, काइंटिफिकेशन करा देंगे, बस बात खत्म। उसके बाद हाँ है ना, उसके बाद मैंने लिखी शीट वीट सब कर देना एकदम, फिर डिस्कस करेंगे। ये बताओ दीपावली की छुट्टी चाहिए? यस सर। बहुत ज्यादा छुट्टी चाहिए? अभी भी यार तेरे पेट नहीं भरा छुट्टी होते, 8 महीने की छुट्टियां दे दिया तेरे को। चलो तुम एक बार बताओ, दीपावली पे कितने दिन की छुट्टी चाहिए? देखो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, छुट्टी दे देंगे 4 या 5 दिन की, लेकिन ऑनलाइन क्लास लगाएंगे। उसके अंदर है ना, जो इनसे मैंने दे दिया तुम्हें इसका असाइनमेंट, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसकी शीट करनी होगी, तो दो लेक्चर तो लगी जाएगी, 2 या 3 लेक्चर तो लगी जाएंगे इसको डिस्कस करने में। वो काम तो कर ही सकते हैं भाई, नया मत पढ़ो, जो पढ़ रखा है उसको तो सॉल्व करने में वैसे भी इंटरेस्ट आता ही है, हाँ या ना। तो अगर 5 दिन की छुट्टी है तो 3 दिन तो लेक्चर लगा ही सकते हैं, 1-1 घंटे का, क्या दिक्कत है उसके अंदर। ऑनलाइन आना नहीं पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि रीजन ये है कि मैं भी थोड़ा सा ना जस्ट दीपावली के टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करवाना चाहता हूँ। रीजन बीइंग कि मार्केट में आपके पेरेंट्स सब इतने घूमेंगे, ठीक है, और फिर जैसे ही तुम इधर आओगे वापस एक दूसरे में फैला दोगे, ठीक है। ये बात बताओ, पूरी और कंप्लीट का मतलब क्या होता है? एक ही बात है, ऐसे कैसे दीपावली की छुट्टी दे देना, कह रही है दीपावली को पूरी और कंप्लीट छुट्टी दे देना। पूरी कंप्लीट का मतलब है कि उसके बारे में पढ़ाना ही नहीं है मेरे को। सही हो यार तुम एकदम। एक वो तूने बोला था ना थोड़ा और बहुत, हाँ किसने, तूने बोला था ना थोड़ा बहुत। इधर आ दो तो सुनो, अगर म्यू की वैल्यू है √3, ये बताओ ये एंगल कितना होगा जिसके बाद में ऊपर ड्रॉप ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा? 60 डिग्री से जैसे ज्यादा ये हमेशा क्या कर देगा, स्लाइड कर जाएगा, हाँ। अगर इसकी वैल्यू 1/√3 और इसकी वैल्यू 1 तो 45, ये लॉजिक तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मेरे को ये बताओ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द स्मॉल m? अभी फ्रिक्शन है ही नहीं, ताकि कैपिटल M उनका रहे। What should be the value of small m so that this larger block on the incline remains at rest? Sir, capital M sign. बिल्कुल जी नहीं आएगा, जब मास आएगा तो जी कम आएगा। फोर्स आ जाएगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा क्या, और इधर क्या लगेगा?
इधर क्या लगेगी, इधर क्या लगेगी, इधर क्या लगेगा। तो ये बात बताओ, ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, T should be equal to capital MG into sin theta। और इसको देखोगे तो T किसके बराबर होना चाहिए, स्मॉल mg के बराबर। तो mg sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए, स्मॉल mg। g से g गायब, तो m किसके बराबर आ गया, m sin थीटा। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया। अब सुनो, अगर है ना ये म्यू एस है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और मैं ये कहता हूं थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, है ना। ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से क्या है, कम है। फाइंड द मैक्स रेंज ऑफ masses that can balance this mass। भाई इस मास को बढ़ाते जाओगे तो उसके बाद में हो सकता है खिसकने लग जाए ऊपर की तरफ, घटाते जाओगे तो एक के बाद में हो सकता है नीचे खिसकने लगते हैं, हाँ या ना। तो फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ m so that capital M does not move।
चल निकाल के देख लेना मतलब कितने देर से मतलब उनसे पहले ड्राइंग की ना एक पूरा निचोड़ा था बट ड्राइंग क्या है आंसर? देखो मैं बता देता हूँ। अगर ये मास 0 भी हो जाए ना तो भी एक सेकंड नीचे तो जाएगा नहीं, क्यों? एंगल इज लेस देन आया, तो कम की तो दिक्कत नहीं है, कम से कम तो 0 हो जाएगी, दिक्कत नहीं है तरीके से। लेकिन अगर ये मास बढ़ता जाए तो ये ऊपर आने की टेंडेंसी रखेगा, उस टाइम इसके फ्रिक्शन की तरह लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन की तरह लग सकता है। एस्थेटिक मैक्सिमम यूएस mg into cos थीटा, और वो किसके बराबर होना चाहिए? ना टेंशन, और क्या हो गया, mg sin थीटा भी होगा, तो टेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? टेंशन शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, और जो फ्रिक्शन ऐड कर रखा था यूएस into mg cos थीटा, क्या लॉजिक समझ में आ गया? और ये टेंशन किसके बराबर होगी? तो इसको किसके बराबर कर दोगे? g से g गायब हो जाएगा, तो m की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो सकती है? n sin थीटा प्लस यूएस into बोलो नहीं बस हानि आया, सिंपल ही बात है, बस ये देखना फ्रिक्शन कितना लगेगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए कर के सिर्फ इतना ही अंतर है, आया सिर्फ इतना ही अंतर है, अटेम्प्ट कर लोगे इसको? आज जो पढ़ाई समझ में आया तुम्हें पक्का? एक चैप्टर की तुम्हें रीडिंग